हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल एडुटेक में। यहाँ पर हम एफसीआई एनजी 3 की तैयारी कर रहे हैं, जो आज हमारा जनरल साइंस का नया टॉपिक हम चालू कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये भी हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सारे न्यूटन्स की जो लॉ है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। डेली का टाइम टेबल आपका इस तरीके का है। डेली आपकी वीक में 5 डेज क्लास होती है 2 PM। मंडे आपकी और ट्यूसडे जनरल स्टडीज की क्लास दीपक सर लेते हैं। वेडनेसडे को आपको मेनली जनरल साइंस की क्लास, थर्सडे को टेक्निकल में एआरडी बोटैनी जूलॉजी शामली मैम आपको पढ़ाते हैं। फ्राइडे को अकाउंट संतोष सर आपको पढ़ाते हैं। इस तरीके से वीक में 5 डेज 2 PM आपकी क्लास होती है। ठीक है। तो बढ़ते सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। हु फॉर्मुलेटेड द 3 लॉज ऑफ मोशन? जो 3 लॉज ऑफ मोशन है, मोशन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये हमें किसने दिया है? एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो, थॉमस एडिसन। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो 3 लॉज है मोशन के, 3 लॉज ऑफ मोशन जो है वो हमें किसने दिया है? आइजैक न्यूटन ने दिया है। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या रखा गया है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रखा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आइजैक न्यूटन जो थे एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या किया है? 3 लॉज ऑफ मोशन दिया है 17th सेंचुरी में। ठीक है। और गैलीलियो ने क्या किया है? गैलीलियो ने किसके बारे में स्टडी किया था? मोशन के बारे में स्टडी किया था। और लेकिन लॉ किसने बनाया है? न्यूटन ने बनाया है। दोनों में फर्क है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में गलती नहीं करना है। न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन बनाए हैं और गैलीलियो ने मोशन के बारे में स्टडी किया था। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इसे क्या कहा जाता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसे और कौन सा लॉ कहते हैं? फोर्स का, एक्सीलरेशन का, इनर्शिया का कि मोमेंटम का। तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है। अब ये क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट and an object in motion stays in motion with the same speed and the same direction unless acted upon by external force। मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ी हुई, मैं अभी खड़ी हूँ, मैं अभी कैसी हूँ? रेस्ट में। तो मैं रेस्ट में जब तक रहूंगी जब तक मेरे पर कोई फोर्स नहीं लग जाता। तो अगर कोई चीज रेस्ट पर है या अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। तो ये क्या था? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था और इसी को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसे लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है। अगर कोई बॉडी मोशन के लिए बात करें, जैसे कोई कार चल रही है, कार चल रही है मोशन में है, जब तक आप ब्रेक नहीं लगाएंगे कार नहीं रुकती, यानी कि आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। तो जो भी चीज अगर मोशन में है तब उसे इनर्शिया ऑफ मोशन कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी मैंने आपको बताया है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है क्या? नहीं है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन नहीं है। ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद अ बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस और एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, वो रेस्ट या मोशन में ही रहेगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। लगभग सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन सेम थे लेकिन पैटर्न अलग था। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन को किन-किन तरीकों से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, न्यूटन्स सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था कि न्यूटन के सेकंड लॉ ने किसका रिलेशन दिया था? फोर्स और मास का, मास और टाइम का, फोर्स और एक्सीलरेशन का कि वेलोसिटी और डिस्टेंस का। तो आपको याद रखना है कि न्यूटन सेकंड लॉ ने फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन बताया था। न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या बोला था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। ठीक है। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल। किसी भी चीज में पुश करना या किसी भी चीज को पुल करना वो किसके अंदर आता है? फोर्स के अंदर आता है।
फोर्स डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल रहता है, एक्सीलरेशन के। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम उसे क्या कहा जाता है, एक्सीलरेशन कहा जाता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। जैसे जैसे एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा फोर्स बढ़ता जाएगा, या एक्सीलरेशन कम होता जाएगा तो फोर्स कम होता जाएगा, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं वहां पर हमें क्या लिख देना है, m लिख देना है। m का मतलब क्या होता है, मास होता है। यानी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन मास। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, फोर्स मास पर भी डिपेंड करता है कि आप छोटे पत्थर को फेंक रहे हैं कि बड़े पत्थर को फेंक रहे हैं। छोटे पत्थर को फेंकेंगे तो फोर्स कम लगेगा, बड़े पत्थर को फेंकेंगे तो आपको फोर्स ज्यादा लगेगा। यानी कि किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ने किसके बीच में रिलेशन दिया है, फोर्स और एक्सीलरेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एक्सीलरेशन इज, एक्सीलरेशन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा। तो एक तो हमने पढ़ लिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा, लेकिन एक और होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अब ये कैसे है ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा क्या था, F इज इक्वल टू ma। एक तो हमें पता चल गया कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन है, ये आपको समझ में आ गया था। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा होगा। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है। तो यहाँ पर हमने जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो उसकी जगह पर m रखा था। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना है। मास कहां चले जाएगा, फोर्स के नीचे चला जाएगा। मास कहां चला जाएगा, फोर्स के नीचे चला जाएगा। जो वैल्यू नीचे रहती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। इनवर्सली का मतलब अगर ये ज्यादा हो रहा है तो ये कम होगा, अगर ये कम हो रहा है तो ये ज्यादा होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। तो एक्सेलरेशन जो है फोर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अब हमने फर्स्ट लॉ देख लिया, सेकंड लॉ देख लिया, अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है। तीन लॉ थे, तो तीसरा लॉ हमारा क्या है कि ऑब्जेक्ट फॉल्स ड्यू टू ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटी से नीचे गिरा था, कि न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठा था तो एप्पल नीचे गिरा था, तो वो ग्रेविटी की वजह से गिरा था। न्यूटन ने ये थर्ड लॉ नहीं बनाया था। ठीक है, अ बॉडी इन मोशन स्टेज इन मोशन, ये तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, फॉर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है और ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई बॉडी पहली बॉडी पर फोर्स लगा रही है, वो बॉडी भी उस पर फोर्स लगाएगी और सेम फोर्स पर लगाएगी। ठीक है, जैसे जैसे कि अगर मान लीजिए आप गन है, गन से आप फायर करते हैं तो जो गोली रहती है, जो उसके अंदर रिफिल रहती है, वो बाहर जाती है और आपका हेड पीछे आता है। यानी कि जितने फोर्स से वो आगे जा रहा है उतनी फोर्स से पीछे आ रहा है। इसका मतलब फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। आपने किसी को चाटा मारा तो वो भी क्या करेगा, उतनी ही जोर से आपको चाटा लगाएगा। कि आपने कोई रिएक्शन किया, वहां से आपको अपोजिट रिएक्शन मिलता है। तो वो वाला भी एग्जांपल किसके अंदर आता है, न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर आता है। तो एक और आपको ये वाला याद रखना है, जंपिंग ऑफ अ बोट। ठीक है, आप अगर कोई बोट से जंप करते हैं, ठीक है, तो जंप करने से बोट जो है वो पीछे चली जाती है और आप सामने चले जाते हैं, उतनी ही फोर्स से होता है। तो ये भी किसके अंदर आता है, न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट में आगे आने वाले पार्ट्स में आपको और पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन फोर्स के बारे में हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ में पढ़ा है, इसीलिए न्यूटन ने ये फोर्स के बारे में बताया है। तो फोर्स की जो एसआई यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, न्यूटन रहेगी। जूल किसकी रहेगी, पास्कल किसकी रहेगी, वॉट किसकी रहेगी, यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ।
तो फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है, क्योंकि न्यूटन ने सेकेंड लॉ में बताया है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स के बारे में न्यूटन ने बताया है, तो ऑब्वियस है कि फोर्स की जो ऐसा यूनिट है न्यूटन है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। व्हाट कॉजेस मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन एंड स्टॉप? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और आपको उसकी स्पीड को स्लो करना है और उसे रोक देना है, तो क्या चीज आपको काम में आएगी? इनर्शिया। इनर्शिया जो है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहता है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है, तो वो इनर्शिया के अंदर आता है। फ्रिक्शन, मोमेंटम की ग्रेविटी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी चीज को रोकना है तो वहां पर क्या काम आता है? फ्रिक्शन काम आता है। तो आज हमने फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ा है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि फ्रिक्शन क्या है। जो आप चल पा रहे हैं, जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो एक अपोजिट फोर्स लग रहा है, जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो एक अपोजिट फोर्स लगता है, जो अपोजिट फोर्स है वो कौन रहता है? फ्रिक्शन रहता है। तो आप अगर देखना बहुत स्लिपरी जगह पर चलते हैं, अगर आप जहाँ पर तेल गिर गया है, बहुत स्लिपरी जगह है, जब वहां पर चलते हैं तो फ्रिक्शन कम रहता है, आपको फिसलने का डर रहता है। तो जो फ्रिक्शन रहता है स्मूथ सरफेस में कम रहता है, रफ सरफेस में ज्यादा रहता है। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है। हम सामने जाते हैं, वो पीछे आता है, यानी कि अपोज करता है, और ये दो सरफेस के बीच में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इनर्शिया की बात करती हूँ, इनर्शिया मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बता दिया। मोमेंटम क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम को किससे शो करते हैं? पी से। मोमेंटम को किससे लिखा जाता है? पी से, जो रहता है मास इनटू वेलोसिटी। ये भी मैं आपको बताऊंगी, आपको सिर्फ अभी फॉर्मूला याद कर लेना है। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होती है। और ग्रेविटी क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो नीचे आ रही है, किसके कारण आती है? ग्रेविटी के कारण। तो जब भी कोई चीज नीचे के लिए पूछेगा तो आपको आंसर क्या करना है? ग्रेविटी करना है। अभी आपको क्या पूछा था? मोशन का अपोजिट फोर्स जो है वो क्या रहेगा? फ्रिक्शन रहेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। बॉल कम्स डाउन आफ्टर बीइंग थ्रोन अप। अगर हमने किसी बॉल को ऊपर फेंका, वो नीचे ही आएगी। इसका मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज अगर नीचे आती है वो ग्रेविटी की वजह से रहती है। किसकी वजह से रहती है? ग्रेविटी की वजह से रहती है। तो जब भी हम बॉल को ऊपर भेजेंगे, वो नीचे अपने आप आ जाएगी और थोड़ी सी स्लो भी हो जाएगी, तब उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन जो था कांटेक्ट था। जब हम जमीन पर चलते हैं, हमारा कांटेक्ट किससे रहता है? अर्थ से रहता है। लेकिन ग्रेविटी में नॉन कांटेक्ट रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्रेविटी जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स है, जो क्या करती है? हर ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर पर अट्रैक्ट करती है। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स भी है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अ पर्सन जंप्स ऑफ अ बोट, पुशेस द बोट बैकवर्ड। कोई पर्सन जो है बोट से आगे कूदता है, लेकिन बोट पीछे जाती है। ये किसका एग्जांपल है? तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये किसका एग्जांपल है? न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जांपल है। तो जब भी कोई पर्सन बोट से कूदता है आगे की तरफ, बोट पीछे जाती है, बोट बैकवर्ड जाती है, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अंदर आता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको न्यूटन्स की 3 लॉ के बारे में बताया है। लेकिन ये चैप्टर ऐसे ही खत्म नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीजें अभी पढ़ना बाकी है, जैसे एसआई यूनिट, अलग अलग फोर्सेस के बारे में। तो इसके 3 पार्ट हमारे रहने वाले हैं, तो आगे आने वाले 2 पार्ट भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आप PDF चाहते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।